मानस ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के तीनों ही शेयर्स चल रहे हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। कोई ट्रेड लेंगे इनमें से किसी पर? एचपीसीएल में ट्रेड लेंगे, क्योंकि एचपीसीएल में अगर आप देखिए तो स्टॉक पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में करेक्ट हुआ था। कल हमें लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और आज स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि 496 497 के आसपास है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को अगर देखिए तो ऐसा लगता है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे और स्टॉक कोशिश करेगा 510 और 515 की रेंज में आने के लिए। इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 490 के नीचे रहेंगे। बिल्कुल। हल्का सा बोरिंग है मार्केट, जिस तरह का ट्रेड इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ट्रिगर होगा। कल ट्रम्प ऑफिशियली चार्ज लेंगे और आई थिंक उसका ओवरहैंग ग्लोबली सभी मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। जहाँ तक भारत की बात है, 2-3 फैक्टर्स जिस पर नज़र रहेगी सुनील, उसमें एक तो डॉलर इंडेक्स और इसका मूवमेंट, जो कि कॉन्स्टेंटली इंडियन ट्रेडर को नर्वस रख रहा है, एंड सेकेंडली आईटी और फार्मा, इन दोनों पर। इसमें पहले आईटी पर आप अपना व्यू बताइए, क्या करेंगे आप? देखिए, आईटी स्टॉक के में जो 2 मेजर के रिजल्ट आए थे, टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों ने ही कोई खास ऐसा परफॉर्म नहीं किया। और रिजल्ट के बाद में भी जो एक्सपेक्टेशन है कि फोर्थ क्वार्टर में जनरली सुधर जाता है, वो वैसे उसका कोई इंडिकेशंस प्राइस में आ नहीं रहा है। तो मार्केट अभी भी इन स्टॉक्स में वेट एंड वॉच में है। नो डाउट एज ऑफ नाउ स्टॉक्स में डाउन साइड के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, बट अब मूव आने में भी मुझे लगता है कि अभी भी 3 से 6 महीने का टाइम है। कोई जोर से करेक्शंस यहाँ से आता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस का ये स्टॉक्स का भी एज ऑफ नाउ सपोर्ट है। बट रनअवे रैली या कोई भी अच्छा रिटर्न यहाँ से इमीडिएट मिल जाएगा, ऐसा इमीडिएट नज़र नहीं आ रहा। जी मिस्टर चतुर्मोता, अभी हमने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर टेक्निकल कमेंट्स तो लिए थे, लेकिन मैं आपका एक फंडामेंटल व्यू भी लेना चाहती हूँ। कल कंपनी के नतीजे आएंगे और इस तरह का बज़ है मार्केट में कि टेक्सटाइल सेगमेंट को डीमर्ज कर सकती है कंपनी, एक सेपरेट एंटिटी बना सकती है और इसकी घोषणा कल विद अर्निंग्स आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपका व्यू क्या रहेगा इस डेवलपमेंट पर और स्टॉक पर भी? मिस्टर कुकरेजा, क्या कमेंट्स हैं आपके सिंटेक्स पर? I'm sorry, I thought आपने आशीष चतुर्मोता से पूछा। आई थिंक जिस तरीके से आपने ये बताया कि ये इवेंट है जो एक जो डेफिनेटली इस समय अगर दो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है। रिजल्ट्स इन लाइन रहेंगे। देखिए, ये एक ऐसी स्टॉक है जिसमें डाउन साइड डेफिनेटली बहुत कम रहता है, क्योंकि जो भी आगे जाके जो ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है उसमें इसका नाम रहेगा, क्योंकि आगे जाके जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है उसमें सिंटेक्स विल बी अ की बेनिफिशियरी विद लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन लाइन। सो आई थिंक जो आपने न्यूज़ बोली वो तो एक पॉजिटिव फैक्टर है। मुझे लगता है ये रनअप बना रहेगा और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो ये काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बिल्कुल। कुछ ट्रेड मानस आपने आइडेंटिफाई किया खुलने के बाद? देखिए, एक ट्रेड तो बहुत क्लियर दिखता है और वो है टाटा कम्युनिकेशन का। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट चार्ट्स पे है। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 685 690 की रेंज में था, स्टॉक ने वो ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पर एक शार्प अप मूव की उम्मीद कर सकते हैं। अब आपको 710 रुपए तक के टारगेट सेट करके चलने हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी और 679 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। जी सुनील, ये बजट को एज अ थीम देखते हुए कोई स्टॉक आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बजट के लिए मुझे लगता है कि रेलवे में एक स्टॉक जो अभी थोड़ी देर पहले रिकमेंड किया, वो मुझे लगता है कि बजट के लिए उसे देखा जा सकता है। टेक्समेको रेल, मुझे लगता है कि लास्ट दो साल से हर बार बजट पे ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इस बार देयर विल बी ए चेंज। वैगन के ऑर्डर इस बार हमें एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट टाइम्स जो आए थे उससे बेटर आएंगे और उसके बाद में भी हो सकता है कि उनके ऑर्डर जो गवर्नमेंट देती है वो भी वापस फॉलो थ्रू होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्समेको रेल में जैसे अब कालिंदी रेल मर्ज हो रही है, तो जो लाइनिंग ले का काम है वो काफ़ी एग्रेसिव चल रहा है ऑलरेडी और उसका बेनिफिट कंटिन्यू उनमें आते रहेगा। तो ओवरऑल टेक्समेको एट करंट प्राइस पे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल।
चलिए मिस्टर कुकरेजा, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच हमारे साथ और एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड। नीलेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए ग्लोबल क्यूज़ की बात करते हैं, देन विल कम टू बजट। ग्लोबल क्यूज़ आपको इस समय कैसे लग रहे हैं? ट्रम्प विल बी इन व्हाइट हाउस टुमारो, उससे पहले हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली यूएस इज रीचिंग ऑल टाइम हाई, और काफ़ी पैसा अमेरिकन डेट मार्केट्स और अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स में जा रहा है। उसका एक रीज़न था कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था और बाकी करेंसीज उसके सामने वीक हो रही थी। दूसरी चीज़ ये भी है कि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, एंड नए प्रेसिडेंट से उम्मीद है कि वो फिस्कल स्पेंडिंग करके ग्रोथ को और बढ़ाएंगे। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। एक, प्रेसिडेंट ट्रम्प किस तरह से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चलाते हैं, स्पेशली उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से हमारे आईटी और फार्मा सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आती है। दूसरी जो इवेंट हमें देखनी है कि यूएस फेड कितनी बार रेट हाइक करेगा। मार्केट ने उम्मीद लगा के रखी है कि 1 से 2 बार रेट हाइक होगा, जबकि उन्होंने दिसंबर 2016 में आगाह किया है कि वो 3 बार रेट हाइक करेंगे। अगर एक्चुअल रेट हाइक 1 या 2 बार होती है तो हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, अगर 3 बार से ज़्यादा होती है तो हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव है। हमें ये चीज़ भी देखनी है कि यूरोपियन यूनियन में माहौल कैसा है। वहाँ पे कई राष्ट्र है जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, जहाँ पे इलेक्शन है। अगर वहाँ पे भी राइट विंग फंडामेंटलिज्म की इलेक्शन में जीत होती है तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर एक इफ़ेक्ट आएगी। दूसरी चीज़ इटालियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में है, जहाँ पे काफ़ी फ्रिजिलिटी है, काफ़ी वीकनेस है। हमने 2015 में देखा कि हालांकि भारत के फंडामेंटल्स के ऊपर ग्रीस से कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन ग्रीक बैंकिंग क्राइसिस ने इन्वेस्टर्स को निराश कर दिया था, उनको रिस्क अवर्स बना दिया था, और उस वजह से भारतीय मार्केट में बिकवाली आई थी। 2017 में इटली की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो, वो ज़रूरी है। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो भारत के लिए वो चाइनीज़ मार्केट है। क्लियरली उन्होंने अपनी ग्रोथ को क्रेडिट के बलबूते पे बढ़ाई है। अब उम्मीद मार्केट की है कि शायद चाइना में एनपीए प्रॉब्लम कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। जब भी चाइनीज़ मार्केट में एनपीए रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे तो पहले तो इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालेंगे, तो भारत में से भी बिकवाली होगी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें उससे बेनिफिट होगा क्योंकि लोग भारत को चाइना से डिफ्रेंशिएट करना सीख लेंगे। जी मिस्टर शाह, लेकिन अगले 6-8 महीने इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन मार्केट्स के लिए आपको कैसे लग रहे हैं? डेफिनेटली इंटरनेशनल क्यूज पर नजर रहेगी, रेट हाइक्स जो होंगे यूएस में या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज होंगी, डॉलर का बिहेवियर जो होगा, ये क्रूशल रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस इक्विटी मार्केट्स की या फिर इकोनॉमिक फ्रंट पर कैसी रहने वाली है? सो इंडियन इकोनॉमी को 2017 में कुछ अगर इवेंट फेवर कर दे तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी और मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक, हमें चाहिए कि एडिक्वेट लिक्विडिटी बनी रहे ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिले। दूसरा है कि ब्याज के दरों में कटौती हो ताकि रियल इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट्स के ऊपर भारी न पड़े। तीसरी चीज़, हमें चाहिए स्टेबल ऑयल प्राइस की ताकि हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा ना बढ़े, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहे। चौथी चीज़, हमें चाहिए एक रीजनेबल बजट की जिसमें फिस्कल प्रूडेंस का पाथ मेंटेन किया गया है, और फिस्कल प्रूडेंस के पाथ के तहत लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स को सपोर्ट मिलेगा, करेंसी को सपोर्ट मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फ्लोस को सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद हमें चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, जिसने शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा किए डिमांड को डिफ़र करके, उसकी बेनिफिट अब आना चालू हो जाए। सो ये सारी चीज़ें अगर लोकल मार्केट में हमारी फेवर में आ जाए तो मार्केट और इकोनॉमी दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। Q3 अर्निंग्स पर नीलेश, आपका व्यू क्या है? अब तक जो रिपोर्ट हुई हैं वो, एंड इनफैक्ट जो होने वाली हैं उन पर। इस वक्त अर्निंग्स के ऊपर कॉल लेना मुश्किल होगा। क्लियरली सितंबर 2016 तक हमने अर्निंग्स को डबल डिजिट ग्रोथ में बढ़ते हुए देखा था, फिर डीमोनेटाइजेशन की वजह से उस अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। कंपनीज आज माहौल देख के, एनवायरनमेंट देख के आगे प्रिडिक्शन नहीं कर रही है, तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2017 में हमें उतना हैंडल नहीं मिलेगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर। बट जैसे मैंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के तहत अगर आप तिजोरी का पैसा तिजोरी से निकाल के बैंक में लेके आए, जो तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा एक
मल्टीप्लायर इफेक्ट देता था इकोनॉमी में, वो 5 की मल्टीप्लायर इफेक्ट देने लगे, तो हम तकरीबन 20-25 लाख करोड़ की एडिशनल डिपॉजिट एंड क्रेडिट ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में कर सकते हैं और ग्रोथ को बढ़ावा दे पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगा। जी मिस्टर शाह, अब क्योंकि बजट नज़दीक है और एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हैं, टैक्स फ्रेंडली बजट होगा, कंज्यूमर फ्रेंडली बजट होगा, लेकिन आप वो कौन सी बातें सुनना चाहते हैं इस बार के बजट में जो कि मार्केट्स के लिहाज से अच्छी हों या फिर मार्केट का मूड अच्छा कर सकें? हमारी उम्मीद कुछ फाइनेंस मिनिस्टर से मैजिशियन की तरह की है। एक तरफ हम चाहते हैं कि वो टैक्सेशन रेटों में कटौती करे, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाए ताकि कंज्यूमर के पास पैसा बचे और वो खर्चा कर सके। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे, वहाँ पे रोड सेक्टर, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर को अलोकेशन बढ़ाए। और तीसरी तरफ हम चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर फिस्कल प्रूडेंस के पाथ को ना भूले, उनका जो कमिटमेंट है 3% फिस्कल डेफिसिट फॉर FY 2018 को, उसको बरकरार रखें। तो क्लियरली हम एकदम ही अलग तरीके का इनोवेटिव बजट चाहते हैं जो एक तरफ से टैक्स कंप्लायंस करके रेवेन्यू बढ़ाए और टैक्स के दरों में कटौती कर सके, दूसरी तरफ स्पेंडिंग की इफ़िशेंसी बढ़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करे, और तीसरी तरफ अपना जो फिस्कल डेफिसिट का कमिटमेंट है उसको भी पूरा करे। शुक्रिया मिस्टर शाह, समय दिया आपने जी बिजनेस को और मार्केट्स पर बजट एक्सपेक्टेशंस पर अपने व्यूज आपने शेयर किया। अभी इंडेक्स को देखें तो निफ्टी करीब 2 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है 8419 के लेवल्स पर, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। सिंटेक्स में इनफैक्ट मजबूती और स्ट्रेच हुई है, अब करीब 4% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है, 90 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशन, यूपीएल में कुछ और शेयर्स जहाँ पर बाइंग है। टाटा कम्युनिकेशन इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर जहां पर 16 रुपए की बढ़त देखी जा रही है, यूपीएल में करीब 2% का मूव है। मानस, कोई ट्रेड आपको भी नजर आ रहा है इंट्राडे के लिहाज से ओपनिंग के बाद? देखिए, पहले मैंने टाटा कम्युनिकेशन की बात की और अभी भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक बढ़िया अप मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम उसके अलावा देखें तो एक सिंटेक्स एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला, और मैं अभी भी समझता हूँ कि 94-95 तक के स्टॉक में पोटेंशियल है, तो यहाँ पर खरीदारी अभी भी की जा सकती है। अपने स्टॉप लॉसेस 87 रुपीज़ के नीचे रखें। चलिए कुछ और ट्रेड देखते हैं, अगर इंटरेस्टिंग निकल रहे हो तो एक बार फिर से देखते हैं कैश गेनर्स को। एग्रोटेक पर अच्छा मूव है, ये करीब 12% ऊपर चल रहा है, वॉल्यूम्स के साथ ठीक ठाक रुझान यहाँ पर है इस समय। सिंटेक्स पर अच्छा मूव है, 3.5% ऊपर। स्टरलाइट टेक करीब 3.5% ऊपर है। गीतांजलि जेम्स पर 2.5% का मूव है। यही कुछ काउंटर्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत मूव है। टीजीबी बैंक्वेट्स, ये काउंटर करीब 2.5% ऊपर। एक बार वीकली चार्ट देखते हैं टीजीबी बैंक्वेट्स का, बिकॉज ये स्टॉक पिछले कम से कम 2 से 3 हफ्ते से अपमूव देने की कोशिश कर रहा है। टीजीबी बैंक्वेट्स पर मानस व्यू क्या है आपका? एक हफ्ते में देखिए करीब 11% ये चला है, अपमूव है यहाँ पर। देखिए, कल ही मेन मूव आया था, कल हमें लोअर लेवल पे एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, और पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद हमें थोड़ी रिकवरी और देखने को मिले। 200 दिनों का मूविंग एवरेज 75 के आसपास आता है, तो स्टॉक वो लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली 64 के नीचे लगाएं, क्योंकि अगर 64 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आप उम्मीद करिए कि वापस हमें 58 के लेवल्स देखने को मिलेंगे।